वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। जब से मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, तब से उनको लोगों ने देखा नहीं था, न ही उनका कोई सार्वजनिक बयान सामने आया था। अमेरिका समर्थकों ने तो उनको मरा हुआ बताना भी शुरू कर दिया। ऐसे में अब उनके जिंदा होने की पुष्टि ईरानी अधिकारियों ने बुधवार को कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक बयान भी दे दिया। और अपने बयान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को सीधे ललकारने का काम किया है। जी हाँ, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने पद संभालने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि ईरान के युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उसका बदला लिया जाएगा। मुज्तबा खामनेई ने यह भी कहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज लगातार बंद रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है, युद्ध अपराध किया है, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इसके साथ ही मुज्तबा खामनेई ने पड़ोसी अरब देशों से भी कहा है कि आप लोग अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को बंद करिए और जल्द से जल्द अमेरिकियों को अपने यहाँ से भगाइए। ईरान के सर्वोच्च नेता ने साफ साफ कह दिया कि इस युद्ध में ईरान का जो भी नुकसान हुआ है, अमेरिका और इजराइल उस नुकसान की भरपाई करें और इनको भरपाई करना पड़ेगा, मुआवजा देना होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ईरान अमेरिका की विदेशी संपत्तियों को जब्त करेगा और फिर जितना नुकसान ईरान का हुआ है उतने पैसे की वसूली करने के लिए अमेरिका की संपत्तियों को ईरान नष्ट करेगा। यानी या तो अमेरिका, इजराइल ईरान के नुकसान की भरपाई करें, मुआवजा दें, अन्यथा जितना ईरान का नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान ईरान अमेरिका की जो संपत्तियां आसपास के देशों में है, विदेशों में है, उसको नष्ट करेगा उतने ही रुपए का। अपने सार्वजनिक बयान में यानी पहले सार्वजनिक बयान में उन्होंने स्कूल पर हुए उस हमले को भी याद किया जिसमें 165 से ज्यादा बच्चे मारे गए, लोग मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता ने साफ कहा कि इस घटना का भी बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के सहयोगी संगठनों का धन्यवाद भी किया, जैसे हिजबुल्लाह आदि का, और ये भी कहा कि युद्ध जारी रहा तो नए मोर्चे भी खोले जा सकते हैं। यानी ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है वो भी आने वाले वक्त में खुलकर मोर्चा संभाल सकते हैं। उधर युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि ईरान को वैध अधिकार की मान्यता मिले, युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले और भविष्य में इस तरह का हमला नहीं होगा, इस बात की गारंटी अंतर्राष्ट्रीय रूप में मिले। ईरान का यह भी कहना है कि उसके पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है। यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि ईरान अब किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है। उसने पहले ही साफ कर दिया है कि युद्ध रुकेगा तो हमारी शर्तों पर, हम किसी के यहाँ समझौता और बातचीत करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने हमला नहीं किया है, हमारे ऊपर हमला हुआ है। और अब तो ईरान ने खुलकर अपनी शर्तें भी रख दिया है, बदला लेने की बात कही जा रही है। यानी अब तक जहां अमेरिका समर्थित मीडिया ईरान के नए सर्वोच्च नेता को मरा हुआ बता रहा था, जब उनके जीवित होने की बात सामने आ गई और खुद उनकी बात भी सामने आ गई, पहला सार्वजनिक बयान सामने आ गया, तो ट्रंप के समर्थकों का मुंह लटक गया है। यानी इस खबर से जहां दुनिया भर में ईरान और खामनेई के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं उनके विरोधियों के बीच मायूसी साफ साफ नजर आने लगी। इस खबर को द हिंदू अखबार ने अपनी फाइल फोटो लगाते हुए विस्तार से लिखा है। बीते 28 फरवरी को एक अमेरिकी इजरायली हमले में उनके वालिद अली खामेनेई और उनकी मां, पत्नी सहित कई लोग मार दिए गए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि मुज्तबा भी वहीं मौजूद थे और घायल हो गए। साइप्रस में ईरान के राजदूत ने पिछले बुधवार यानी 11 मार्च को द गार्डियन अखबार से बात करते हुए कहा कि मुज्तबा भी वहां मौजूद थे और घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किसी भी विदेशी अखबार में नहीं देखा, यानी अपनी बात का जिक्र नहीं देखा। इस बात से समझ लेना चाहिए कि अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया के लिए मुज्तबा की क्या अहमियत है, अमेरिकी मीडिया को इनसे क्या दिक्कत हो सकती है। दरअसल उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि मुज्तबा बच गए हैं। हो सकता है अभी इसी पर जांच पड़ताल चल रही हो कि हमले में क्या किसी की बचने की संभावना थी जो मुज्तबा को जिंदा बताया जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू कह ही चुके हैं कि वो मुज्तबा को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ईरान ने कहा है कि वो अपने सर्वोच्च नेता की खबर किसी को नहीं देगा। उसने ये भी कहा है कि मुज्तबा सुरक्षित है। उधर ईरान के भीतर मीडिया इनको रमजान युद्ध का अनुभवी घायल बता रहा है। जाहिर सी बात है इसका असर ईरानी जनता और वहां की सेना पर सकारात्मक रूप से ही पड़ेगा, जिससे ईरान में युद्ध के लंबा चलने की सूरत में जवानों और जोश में कमी नहीं आएगी। मुज्तबा को वैसे भी ईरानी व्यवस्था में बदलाव करके ही चुना गया है। वहां विरासत में सुप्रीम बनने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी इनको इसलिए सुप्रीम बनाया गया कि इनके पास ईरान इराक युद्ध के साथ साथ क्षेत्र की बेहतर समझ है। IRGC गार्ड जो सुप्रीम कमांडर की ही सेना है, उसमें भी इनके समर्थक भरे पड़े हैं, जिसके लिए ईरान का इस्लामिक गणराज्य सर्वोपरि है। ईरान के भीतर लगे बिल बोर्डों पर उनका चेहरा दिखाया जा रहा है, जिसमें मुज्तबा अपने पिता अली खामेनेई से ईरानी झंडा प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं और उनको इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी देख रहे हैं। इन सारी बातों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईरानी जनता में इस्लामिक गणराज्य के समर्थकों और राष्ट्रवादियों का मनोबल बनाए रखना। जब इस तरह की खबरें और तस्वीरें बिल
रोड पर चलने लगती हैं, ठीक उसके बाद वहां 9 मार्च को एक विशाल हुजूम हजारों की तादाद में तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़ता है, जिसके हाथों में मोजतबा की तस्वीरें होती हैं। एक तरफ जहां इनके समर्थक दिन में तेहरान की सड़कों पर होते हैं, वहीं रात में इनके विरोधी मुजतबा मुर्दाबाद के नारे भी लगाते निकलते हैं। मुजतबा विरोधी मानते हैं कि 2009 में ईरान के भीतर जो सरकार विरोधी आंदोलन चले थे, उसको दबाने में मुजतबा का ही हाथ था। हाल फिलहाल में भी चले लोकतंत्र आंदोलनों को दबाने में भी इन्हीं की भूमिका बताई जाती है। इन सारी खबरों के आने के बाद बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स 3 अनाम अधिकारियों के हवाले से लिखता है कि खामेनेई को पैरों सहित कई जगहों पर चोट आई थी। बाद में मुजतबा ने एक सुरक्षित जगह शरण ली, जहां पर गिने चुने ही संचार उपकरण थे। यह भी लिखता है कि वहां मुजतबा होश में थे। इजरायली सैनिक अधिकारी भी अखबार को बताते हुए कहते हैं कि उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक मुजतबा के पैरों में चोटें आई हैं। इन सारी सूचनाओं के बीच दुनिया के कई थिंक टैंक मान रहे हैं कि मुजतबा एक लंबे समय तक किसी सुरक्षित बंकर में बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से उनके घर वालों पर हमला हुआ है, ऐसे में उनके बारे में कोई भी सूचना जल्दी बाहर आएगी नहीं। ये तो तय है कि मुजतबा जहां भी हो, वो वहीं से ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर के जरिए ईरान को चलाते रहेंगे। वैसे आपको बताते चलें कि ईरान के भीतर जो इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था है, उसमें एक अधिकारी के बाद 3 अधिकारी तक की निश्चित व्यवस्था रहती है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी नेता रहे या न रहे, उसकी गैर मौजूदगी में भी ईरान चलता रहेगा। इसलिए भी अमेरिका और इजराइल को ईरान की इस सुप्रीम व्यवस्था से दिक्कत होती है। सेना और IRGC, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी कहा जाता है, ये दोनों पहले से ही ईरानी सुप्रीम के प्रति वफादार हैं। साथ ही इनको नियुक्त करने वाली 88 सदस्यों यानी धर्मगुरुओं की एक समिति भी मदद देने के लिए तैयार रहती है। पुतिन ने भी मुजतबा को अटूट समर्थन दे रखा है। इन्हीं सारी बातों से ट्रंप खिसियाए हुए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि बिना उनकी मंजूरी के मुजतबा टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है ट्रंप के दिमाग में कोई फार्मूला या बिजनेस आइडिया ईरान के लिए भी हो, क्योंकि उनके हाव भाव देखकर यह तो नहीं लग रहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बदमाश टाइप का बड़ा व्यापारी है, जिसे दुनिया के हर देश में अपने कारोबार फैलाना है और अपने समर्थकों को भी कमवाना का नशा चढ़ा हुआ है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। किसी देश पर टैरिफ ठोक सकता है, किसी को उठा सकता है, किसी को अगवा करवा सकता है, किसी को डरा के डील करवा सकता है। धमकाना तो 24 घंटे में यह आदमी 48 बार करता है। इन्हीं सारी गुणा गणित और राजनीति के बीच छिड़ी जंग में वार पर वार जारी है। जहां जिसको जैसे मौका मिल रहा है, देख के चौका मार दे रहा है। क्षेत्र में चल रही लड़ाई अब हर स्तर पर होने लगी। ईरान और बहरीन ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पानी के प्लांटों पर हमला किया। ये वो प्लांट है जहां पर समुद्री पानी से नमक हटाकर उसे पीने योग्य मीठा बनाया जाता है। यदि युद्ध में अब ऐसी कार्रवाई की जा रही है, तब इसे इंसानी लिहाज से कतई भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युद्ध में अब तक कम से कम खाने पीने के सामानों और उनके भंडारों को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। हालांकि एक आध घटनाएं कभी हो गई हों, तो उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर की गई। ऐसा होने का मतलब है कि जंग अब क्रूर दौर में दाखिल हो रही है। चाहे वो आरोप ईरान लगाए या बहरीन, दोनों को सोचना होगा कि एक तो वो वैसे ही युद्ध के साए तले अपने नागरिक बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे ऐसे जरूरी चीजों पर हमला करके हालात और भी खराब हो सकता है। जो भी देश ऐसा कर रहा है, वो आम जनता के बीच अपनी छवि को खराब कर रहा है, ऊपर वाले की नजर में भी गुनहगार बन रहा है। इस जंग में अब जीतने से ज्यादा अपने विरोधी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जगह उसकी जनता को सीधे तौर पर निशाना बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है, जो कहीं से भी मानवता के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। अभी हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज पर बने एक खारे पानी को साफ करने वाले प्लांट पर हमला कर दिया। उन्होंने इस आरोप में ईरान के मंत्री ने सिर्फ अमेरिका की निंदा ही नहीं की, बल्कि उसे घोर पाप तक कह डाला। इसके जवाब में अमेरिका ने इसको सिरे से नकार दिया। जैसे ही अमेरिका ने इस हमले को नहीं कबूला, ठीक उसके दूसरे ही दिन बहरीन के एक ऐसे ही प्लांट पर हमला होता है, जिसे बहरीन ईरान का हमला बताता है। आजकल फिलहाल पानी वाले प्लांटों पर हमले रुके हुए हैं। लग रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों को अब पीने वाले पानी की अहमियत समझ में आ गई है, जो एक अच्छी बात है। CIA जैसी संस्था ने 1983 में एक बार कहा था कि इस इलाके में तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खारे पानी से नमक हटाकर उसे पीने लायक बनाना। CIA ने पानी के इन प्लांटों को क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के बीच हथियार बनने का अंदेशा भी जताया था, जो इस बार सही साबित हो गया है। चलिए इस इलाके में पानी की गुणागणित को भी थोड़ा समझ लेते हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 70%, ओमान में 86%, UAE में 42% और कुवैत में 90% तक पानी, पीने का पानी इसी समुद्री खारे पानी को साफ करके मिलता है। इतना ही नहीं, यही हाल इजराइल का भी है। उसको भी
अपने पीने के पानी का 50% ऐसे ही प्राप्त होता है। इसके लिए उसने ऐसे 5 बड़े समंदर किनारे प्लांट लगा रखे हैं। इसकी उपयोगिता इससे भी समझी जा सकती है कि पूरी दुनिया में समंदर के नमकीन पानी से नमक को हटाने का 40% कार्य यही किया जाता है। ईरान में भी ऐसे प्लांटों का इस्तेमाल होता है, बस इनकी तादाद जरा कम है। इधर हाल के सालों में ईरान में सूखा पड़ा है, जिसके चलते उसको भी अपने भूमिगत पानी के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा है। ऐसे में जब वहाँ की नदियों में पानी कम हो रहा है, तब वहाँ भी पानी की किल्लत बढ़ेगी, बढ़ना ही है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसको भी ऐसे ही प्लांटों की ज़रूरत होगी। यदि इस इलाके में पीने का पानी हथियार बनता है, तब गोला बम बारूद से ज़्यादा लोग पानी के बिना मार दिए जाएंगे। इस संबंध में हैम्बर्ग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भूजल सूत्र विज्ञान संस्थान की निदेशक नीमा सोकरी का कहना है कि फारस की खाड़ी में स्थित कई देशों के बड़े शहर इन प्लांटों के पानी के बिना काम ही नहीं कर पाएंगे। इन प्लांटों की महत्ता इसी से साबित हो जाती है। आज जब बहरीन में बीते रविवार को उसके ऐसे प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ, तब उसके लिए जिम्मेदार ईरान को बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी सारी बातों को भुला दिया गया है। इस इलाके में ईरान और अरब देशों के बीच कभी यह तय हुआ था कि ईरान उनके ऐसे प्लांटों को निशाना नहीं बनाएगा। हो सकता है इसी के चलते इस इलाके में ऐसे हमले फिलहाल बंद हो गए हों, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को यह हमला नहीं होगा। इसके बारे में अंदेशा जहां CIA जैसी संस्था पहले ही जता चुकी थी, वहीं आज इसको हथियार बतौर इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के भीषण हमले वाले बयान के जवाब में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर ने कहा है कि ईरान आंख के बदले आंख की कार्रवाई करेगा। अगर अमेरिका इजराइल ने वाकई ईरान पर भीषण हमला करके उसको बर्बाद करने का सोचा, तब ईरान सिर्फ मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से ही हमला नहीं करेगा, इस कार्रवाई को भी कर सकता है। और यदि पानी के प्लांटों पर जोरदार हमला शुरू हो जाता है ईरान की तरफ से, तब इन प्लांटों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइट, फेरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रसायनों का रिसाव हो सकता है, जिसका असर पर्यावरण पर भी होगा। इतना ही नहीं, इन प्लांटों के खराब और ध्वस्त होने के बाद तेल रिफाइनरी की मरम्मत से भी ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। ये भी इसके साथ एक माइनस पॉइंट है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इंसानों के वजूद और भविष्य के लिए पानी जैसे स्रोत को जंग का हथियार न बनाया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।